गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, बीकानेर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कंजोर्टियम गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर की ओर से 15 दिवसीय यह स्टूडेंट वर्कशॉप इंटरडिसिप्लिनरी बेसिक साइंस पर आयोजित की जा रही है। आज हम इसके टेक्निकल सेशंस की सेकंड लास्ट डे पे हैं। टेक्निकली ये आज का अंतिम दिन है। इसके बाद एक सेशन और होगा और उसके बाद वैलिडिटी सेशन होगा। इस बारे में पूरी सूचना आज के हमारे कीनोट स्पीकर के एड्रेस के बाद में आपको ईमेल पर और आपके ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी। मुझे आज के कीनोट स्पीकर डॉक्टर राजाराम जी को मैं आमंत्रित करूं, उससे पूर्व मैं उनके बारे में कुछ चीजें हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर से बताना चाहता हूं। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि डॉक्टर राजाराम जी गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर के विद्यार्थी रहे, उसके बाद रिसर्च स्कॉलर रहे और अब वो डूंगर कॉलेज के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर राजाराम जी को 15 वर्षों का लंबा शिक्षण में प्रशिक्षण का अनुभव है। उनमें से लगभग 13 वर्ष उनके गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में ही शिक्षण करते हुए व्यतीत हुए हैं। आपने एमएससी डूंगर कॉलेज से करने के पश्चात पीएचडी एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर से की और इस दौरान आपने लगभग 10 से अधिक शोध पत्रों का इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स के अंदर प्रकाशन किया और साथ ही आपने 20 से अधिक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ में प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपने विभिन्न एफडीपीस में भी खूब पार्टिसिपेट किया है। मैं आपका जो टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में आपकी विशेषता बताना चाहता हूं। गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में 2-3 लोग ही हैं जिन्हें क्रोमेटोग्राफी पे एक्सपर्टाइज सेक्शंस, या ये कहना चाहिए कि एक्सपर्टाइज टेक्निक डेवलपमेंट का प्रोसेस पता है। आप क्रोमेटोग्राफी की ना केवल थ्योरी की क्लासेस लेते हैं बल्कि आप एक्सपेरिमेंटल पार्ट को भी बखूबी बहुत लंबे समय से बच्चों को करवाते हैं और पूरी देर तक तब तक करवाते हैं जब तक कि वो अच्छे से सीख ना जाए। इसके साथ साथ आप जीसीआरसी एवं बीआईआरसी के भी मेंबर हैं। सोशल सर्विसेज के रूप में आपने एनएसएस में काम किया है और अभी आप भारत निर्वाचन आयोग के साथ भी तत्परता से जुड़े हुए हैं और आज भी आप मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आपने हमारे अनुरोध को सहज स्वीकार भी किया और आज आप वास्तव में एक ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर प्रोग्राम जो भारत निर्वाचन आयोग का चलता है उसमें जो इलेक्शन करवाने वाले ऑफिसर्स और कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कल शाम में भी गए हुए थे। आज भी आप इसके बचाएंगे। इसके बावजूद भी आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो वास्ट डाइवर्सिटी के हैं उनके लिए क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उनके लिए आप लेक्चर देने को हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजाराम जी। थैंक यू सर। ऑर्गेनाइजिंग टीम, ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटर तथा वर्कशॉप करवाने वाले सभी प्रोफेसर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में एक लेक्चर देने का मौका दिया। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही सिंपल और इंटरडिसिप्लिनरी है,
जो कि केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में यूज, अपने बॉटनी में, जूलॉजी में और फोरेंसिक साइंस में। तो ये साइंस का टॉपिक हम इसको मान सकते हैं। और बीएससी और एमएससी के ये सिलेबस के अंदर, प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। टॉपिक है मेरा क्रोमेटोग्राफी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्रोमेटोग्राफी 2 वर्ड से मिलकर के बना है। क्रोमेटो मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स ग्राफिक्स, अर्थात कलर के द्वारा पहचान करना, वर्ण लेखिकी, कलर के द्वारा पहचान करना क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कई प्रकार की है। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है। लेकिन ये HPLC, आयन एक्सचेंज, GC, ये थोड़ी हाई टेक्निक्स हैं। हमारे बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकली यदि हम करवाते हैं तो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। यदि विद्यार्थी अभी इस समय यूट्यूब पर जो जुड़े हुए हैं और मुझे वो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे सिंपल टेक्निक आप लोग करते भी होंगे। और आज मैं आपको जनरली बताना चाहूं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में किस प्रकार से हम लोग टेक्निक को कंप्लीट करते हैं, यह क्या यूज होती है और इसमें क्या ड्रॉबैक है, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इससे क्यों एडवांस है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर से। और पेपर का मतलब यहाँ पर जनरल पेपर भी होता है, फिल्टर पेपर भी होता है, वाटरमैन पेपर भी होता है। हम जानते हैं जनरल पेपर ऐसा होता है जो चिकना है, जिसके अंदर पोरस जो है उसमें पर्टिकुलर स्पेस नहीं है। और दूसरी बात करें फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर हम लैब में काम करते हैं, ठीक है, फिल्टर में पोरस अर्थात छिद्र, रंध्र तो है छिद्र, लेकिन उनकी साइज बड़ी है, तो उसे भी फिल्टर प्रॉपर नहीं होता। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग जिस फिल्टर पेपर का यूज करते हैं वह होता है वाटरमैन फिल्टर पेपर। तो स्टूडेंट्स आप देखें, वॉटमैन फिल्टर पेपर जो होता है वो वर्टिकल अर्थात रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और एक स्फेरिकल अर्थात ऐसा भी हो सकता है। मैंने अभी ये कागज से बना रखा है, मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये एक वॉटमैन फिल्टर पेपर है। वॉटमैन फिल्टर पेपर की सहायता से हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं। इसका एक ड्रॉबैक इतना ही है कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम ज्यादा चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। लेकिन इनिशियली है, कोई ज्यादा हमें एपरेटस नहीं चाहिए, इजी वे में सामान्य लेबोरेटरी के अंदर यह प्रैक्टिकल कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री या रिक्वायरमेंट्स है पेपर क्रोमेटोग्राम के लिए, वाटरमैन फिल्टर पेपर, इसके अलावा रिएजेंट्स के लिए हमें चाहिए तो सॉल्वेंट चाहिए। और सॉल्वेंट के लिए अलग अलग मिक्सचर हो सकता है। हम जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट अर्थात पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जब हम लोग इसको वाटरमैन फिल्टर पेपर को जनरली थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं ज्यादा समय इस पे नहीं लूंगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे हम एम्फसाइज करेंगे। तो वाटरमैन फिल्टर पेपर के लिए सबसे पहले वाटरमैन फिल्टर पेपर लिया, और जो कोई भी अननोन कंपाउंड हमारे पास है उस अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन हमने बना रखा है, उसको हम कैपिलरी से डिप करके और इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, सेंटर पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे। लेकिन इससे पहले इस फिल्टर पेपर से हम एक नीडल शेप कैपिलरी बनाएंगे, जो कि सीजर की सहायता से बनाएंगे। अभी मैं सीजर यूज नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ से कर रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि हम ये कैपिलरी सीजर की सहायता से बनाएंगे। कैपिलरी बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्वेंट रन इस कैपिलरी के थ्रू ही करेगा, अपोजिट या अगेंस्ट टू ग्रेविटेशन। ये इस प्रकार से कैपिलरी फॉर्म हो गई, सभी को दिख रहा होगा। कैपिलरी फॉर्म होने के बाद में हमारा जो सॉल्यूट है अर्थात जो हमारा सैंपल है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उस सैंपल के अंदर हम लोग एक कैपिलरी लेकर के उसमें डिप करेंगे और एक स्पॉट यहां लगा देंगे, प्रॉपर यहां लगाने के बाद इस वाटरमैन फिल्टर पेपर को हम एक ऐसे सॉल्वेंट मिक्सचर में रख देंगे जिसमें पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट इस कैपिलरी की सहायता से ऊपर की तरफ रन करेगा तो ये वाटरमैन फिल्टर पेपर है, वो सॉल्वेंट ऐसे ऐसे पूरा कंप्लीट रन करेगा और सोल्यूट को अपने साथ लेकर के जाएगा।
सोल्यूट को अपने साथ लेकर के ये कहां तक जा सकता है वो डिपेंड करता है सोल्यूट की माइग्रेशन, अर्थात उसकी क्षमता पर कि उसकी मोबाइल फेज कितनी है। इसमें दो प्रकार की स्टेजेज या फेजेज होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है और एक मोबाइल फेज होती है। मोबाइल फेज सोल्यूट को मोबाइल करती है, स्टेशनरी फेज उसको कंट्रोल करती है, रोकती है। लेकिन जिस सोल्यूट की जितनी कैपेसिटी है उतनी दूर तक वो रन जरूर करेगा। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी साधन के द्वारा कहीं बाहर जा रहा है, लेकिन उसकी टिकट जहां तक की है वो वहीं रुकेगा, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो तो आगे तक भी जाएगा। अर्थात सॉल्वेंट जो है वो बिल्कुल यहां तक जाएगा, यहां तक जाने के बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे। हमें हो सकता है कि कलर या हमें क्रोमेटोग्राम शो हो जाए। यदि बाई चांस क्रोमेटोग्राम हमें शो नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइजिंग रिएजेंट का यूज करेंगे। विजुअलाइजिंग रिएजेंट का मतलब कलर को विजुअलाइज करने के यूज होता है, जिसके लिए जनरली हम फॉलो करते हैं अमोनिया को और एक रुबेनिक एसिड को। रुबेनिक एसिड का सॉल्यूशन बना करके उसको स्प्रे करते हैं। इस पे स्प्रे करते ही वो हमें कलर के क्रोमेटोग्राम, इस प्रकार के कलर के क्रोमेटोग्राम 2 या 3 सोल्यूट जो मिक्सचर है, जैसे ABC का मिक्सचर है तो हमें 3 रिंग दिखाई देगी, यदि 2 है तो हमें 2 रिंग दिखाई देगी, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग होगी। ये सब डिपेंड करता है उसकी RF वैल्यू पे। RF का मतलब होता है रिटार्डेशन फैक्टर, अर्थात RF वैल्यू कितनी है। तो A और B का सॉल्वेंट हमने लिया तो A जैसे यहां तक आ गई और B यहां तक आ गई और ये सॉल्वेंट की पूरा यहां तक सॉल्वेंट रन कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें रिंग्स अलग अलग दिखाई दे देगी। इस प्रकार से रिंग दिखाई देने के बाद हम सेंटर से सॉल्वेंट के डिस्टेंस को मेजर करें और सोल्यूट के डिस्टेंस को मेजर करें। तो हमारा जो RF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट। इट मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट ऑब्लिक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। इट मीन अपने डिस्टेंस सोल्यूट अर्थात सोल्यूट के द्वारा तय की गई दूरी तथा विलायक अर्थात सॉल्वेंट द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ही RF वैल्यू होता है। तो सोल्यूट जो होता है वो हमेशा सॉल्वेंट से कम दूरी तय करेगा। सॉल्वेंट ज्यादा दूरी तय कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सोल्यूट की दूरी के अंदर सॉल्वेंट की दूरी को भाग लगा देंगे, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है और सभी की पर्टिकुलर ये वैल्यूज होती है, उसके बेस पर हम A और B कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसका ड्रॉबैक, मेजरली ड्रॉबैक इसका क्या रहा कि जब सॉल्वेंट इससे रन कर रहा है तो इस पूरे में रन होने में यहां तक आने में समय ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, लगभग 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए इसके बाद में एक एडवांस टेक्निक्स हमारे पास आई TLC, जिसका मतलब है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी हम इजी वे में करते हैं, बिल्कुल सामान्य, चीपर है ये ध्यान रखें। ये टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल सामान्य लेबोरेटरी के अंदर करी जा सकती है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा रिएजेंट्स या बहुत ज्यादा सामग्री रिक्वायरमेंट्स एपरेटस हमें नहीं चाहिए। TLC के लिए हमें सिर्फ एक माइक्रोवेव ओवन जरूर चाहिए, क्योंकि हमें स्लाइड्स को एक्टिवेट करना होता है ताकि वो होमोजीनस बन जाए। TLC के लिए जनरल ग्लास की स्लाइड इस प्रकार की होती है और एक बड़ी भी स्लाइड होती है जो 4x4 की होती है, जिसको हम लोग उस डेवलपिंग चैम्बर में भी रखते हैं। लेकिन जनरली बच्चे जब करते हैं तो छोटी स्लाइड जो होती है जो हम यूज करते हैं बिल्कुल ग्लास की स्लाइड होती है। हम ये आपको बताना चाहूं मैं आपको कि ये स्लाइड आपको प्रिपेयर की हुई मार्केट से भी मिलती है, लेकिन बनाना चाहिए, स्वयं को बनाना चाहिए। आज हम खुद बनाने की बात करेंगे कि किस प्रकार से स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे। हम स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल यूज करते हैं। सिलिका जेल जो TLC के लिए यूज होता है उसकी हम एक स्लरी बनाते हैं। स्लरी किससे बनाते हैं, स्लरी बनाने के लिए हम एथिल अल्कोहल का यूज कर लें। एथिल अल्कोहल कितना लेना है, जितनी क्वांटिटी में स्लरी बन जाए। यदि वो ज्यादा गाढ़ी है तो हम एथिल अल्कोहल और डाल दें, यदि वो ज्यादा लाइट हो गई है तो उसमें हम अब सिलिका जेल और डाल दें। तो एक स्लरी बननी चाहिए, जैसे गोंद होता है, गम होता है, उस प्रकार की एक स्लरी बननी चाहिए। जब वो स्लरी आपकी तैयार हो जाती है, उस सिलिका जेल की स्लरी तैयार हो जाती है, तो उस स्लरी को आप एक तरफ से यहां रखें, स्लाइड्स को यूं पकड़ के स्लरी को यहां से लाते हुए, लाइक एज बीकर है ये, इस बीकर में मैं स्लरी लाया और इस बीकर की स्लरी को मैंने यहां डिप किया। यहाँ पर 1 टाइम में आपको डिप करना है, बार बार नहीं करना। उसके बाद हैंड को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेते हुए एकदम होमोजेनस लेवल के अंदर इसके ऊपर स्प्रे करना है।
तो ये हमारी एक थिकनेस अर्थात थिन लेयर प्रिपेयर हो जाती है। इसके बाद इन स्लाइड्स को लेकर के हम लोग रखेंगे माइक्रोवेव ओवन में ताकि ये स्लाइड्स एक्टिवेट हो जाए। अब मैं पीपीटी की भी सहायता लूं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन टीएलसी, ज्यादा मैं एम्फसाइज टीएलसी पे करूंगा। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी फेजेज है, और उसके बाद यूज करेंगे कौन कौन से मटेरियल मेथड है, फिर इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, फिर क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। Thin layer chromatography on the analysis method that is used to identify the unknown compound and to determine the purity of mixture। ये बात मैंने पहले कर ली। अननोन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, और कोई मिक्सचर है उसको हम लोग प्योरिटी के लिए भी यूज करते हैं। दिस मेथड इज सिंपल, रैपिड एंड चीप। बहुत सामान्य मेथड है, आसानी से सिंपल छोटी लेबोरेटरी के अंदर भी हम इसको कर सकते हैं। यूज इसका कहाँ है? इसका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है, फूड स्टफ इंडस्ट्रीज में भी है। अब इसमें दो प्रकार के फेजेज है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है। स्टेशनरी फेज आपके सिलिका के कारण है। सिलिका क्या करेगी? उस स्पॉट को अर्थात सोल्यूट को आगे जाने से रोकेगी। तो सिलिका इज कॉमनली यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। द सेपरेशन ऑफ सैंपल मिक्सचर विल बी डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ सैंपल। मैंने कह दिया था कि सॉल्वेंट हमें कैसा चाहिए, सॉल्वेंट का हमें पता नहीं है, तो हम क्या करें? हम ये करें कि हमें पोलर और नॉन पोलर दोनों सॉल्वेंट्स को यूज करके काम करना है। पहले हम कैसा सॉल्वेंट यूज करें? पोलर सॉल्वेंट यूज करें। एक तरफ हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करें। सॉल्यूट को पहले 100% पोलर सॉल्वेंट के रन करवाएं, 100% नॉन पोलर के अंदर सॉल्यूट को रन करवाएं। अब हम उसकी कैपेसिटी देखेंगे किस में रन हो रहा है और किस में नहीं हो रहा। फिर हम उसका मिक्सचर बनाए 50-50 का, फिर 73 का, 64 का, जिसमें हमारी रिजल्ट आए उस प्रकार का हमें सॉल्वेंट मिक्सचर बनाना होता है। Some modified silica is also used in certain purpose. A plate of TLC can be made from aluminum or glass which coated by solid matter as a stationary phase. The coated material is 0.1 to 0.3 mm. ये इसकी साइज दे दी है। Some them has been added by fluorescent indicate that will make it fluoresce during the UV light exposure. अब ये स्टेशनरी फेज है, और ये डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन। अब ये यहाँ पे ये सिलिका जेल, तो डिस्क्रिप्शन सिलिका जेल विद एवरेज पार्टिकल साइज है 15 माइक्रोमीटर, कंटेनिंग कैल्शियम 13% एंड कैल्शियम सल्फेट बाइंडिंग एजेंट। और इसका यूज कहाँ है? यूज्ड इन वाइड रेंज फार्माकोपिसिकल टेस्ट। और ये सिलिका जेल 254, और ये सेलुलोज का भी हम यूज करते हैं। सेलुलोज पाउडर ऑफ लेस देन 30 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। मोबाइल फेज, द एबिलिटी ऑफ मोबाइल फेज इज मूव अप इज डिपेंड ऑन द पोलैरिटी इटसेल्फ। वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज प्रिफरेबली यूज्ड एज मोबाइल फेज। अब ये मोबाइल फेज के अंदर हमने जो सॉल्वेंट लिए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन हमने लिया तो इसकी पोलैरिटी इंडेक्स 0 है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ब्यूटेनॉल को हमने लिया तो ब्यूटेनॉल में अल्कोहलिक, इसमें OH ग्रुप है, तो पोलैरिटी इंडेक्स इसका 3.9 आ गया। अब इसमें पोलैरिटी है नहीं तो 0 है। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया CH3, तो इसका भी पोलैरिटी इंडेक्स 4.1 हो गया। मिथेनॉल लिया तो CH3OH है, ये CH3 CH2OH और ये CH3OH, तो इसका ये पोलैरिटी इंडेक्स 5.1 है। तो इस प्रकार से इन सॉल्वेंट्स के ये पोलैरिटी इंडेक्स है कि कितने पोलर है ये। नाउ वी डिस्कस ऑन मटेरियल एंड मेथड्स। सबसे पहले आपको टीएलसी प्लेट बनानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था किस प्रकार से टीएलसी बनानी है। प्लेट लीजिए, लेने के बाद में सॉल्वेंट बनाइए, सिलिका जेल की स्लरी बनाइए। स्लरी बना करके इसके ऊपर 1 टाइम में डालनी है। उसके बाद में इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और बिल्कुल वर्टिकली तरीके से एक साथ होमोजेनस लेयर बननी चाहिए। यदि कहीं कुछ एरिया रह जाता है तो ऐसा नहीं कि वापस हम वहां डालकर इसको कंप्लीट करें। इस स्लाइड को साइड में रख दे, दूसरी उठा करके उस पर काम करें। फिर हम उसको डेवलपिंग उसमें माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद डेवलपिंग कंटेनर में, और ये चेंबर जार ग्लास बीकर चाहिए, एक पेंसिल चाहिए। पेंसिल क्यों चाहिए? हमें यहाँ पर एक बेस लाइन बनानी होती है, एक बेस लाइन, ताकि उसके ऊपर हम लोग स्पॉट को रखें, अर्थात सोल्यूट को यहाँ पर कैपिलरी की सहायता से डिप करें। तो यहाँ पे सोल्यूट रखेंगे बेस लाइन के ऊपर। और बेस लाइन कहाँ तक रखनी है कि बेस लाइन ऐसी ना रखें कि सॉल्वेंट के अंदर डिप होकर के जो आपका सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में रह जाए। सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के लेयर से हल्का सा ऊपर रहना चाहिए।
तो बेस लाइन के ऊपर सॉल्यूट का हमें स्पोर्ट रखना है, रूलर रखना है, कैपिलरी पाइप रखना है, सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यूवी लैंप है, ये सब मटेरियल मेथड्स में है। अब जैसे कि ये हमारे पास है, ये जो कर्सर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप देखिए ये टीएलसी प्रिपरेटरी है। इसमें हम एक साथ 4-5 सैंपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइड का साइज देखिए इतना बड़ा है। और ये टीएलसी प्रिपरेटरी ऐसी है कि इसके अंदर पूरा इसको भर लिया जाता है सिलिका जेल की स्लरी से, और उसके बाद इसको इसके ऊपर प्रेस किया जाता है, इसके ऊपर सरकाया जाता है, तो वो एकदम होमोजिनस, इसकी भी स्केल लिखी हुई होती है, 0.01 से आगे की 0.01 बनानी है, 0.5 बनानी है, तो सब उसके ऊपर स्केल है, उसके अनुसार इसको सेट करके वैसी थिकनेस की सिलिका जेल की हमें ये प्लेट बना देता है। ये एक स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर का यूज हम करते हैं विजुअलाइजिंग रिएजेंट को स्प्रे करने के लिए। जैसे कि बाई चांस मैंने आपको बताया था कि हमारे पास विजुअलाइजिंग रिएजेंट कौन सा था, कि अमोनिया था, रुबेनिक एसिड था। इसके अलावा भी जैसे FeCl3 है, तो FeCl3 को हम लोग बना करके इससे ही हम लोग स्प्रिंकलर करेंगे। ये हमारा स्टोरेज बॉक्स है, ये हमारी एक पेंसिल जो आपको बताया था कि बेस लाइन बनानी है, ये हमने डेवलपिंग चैम्बर रख रखा है, जहां पर हम लोग सॉल्वेंट रखेंगे। इसमें सॉल्वेंट रखने के बाद यहाँ से प्रीपेयर स्लाइड्स को इस पेंसिल से मार्क करके लाइन खींच के इसके ऊपर सॉल्यूट का स्पॉट लगा करके हम इसको यहाँ वर्टिकली इसके अंदर रख देते हैं। तो अब सॉल्वेंट जो होता है वो इस प्लेट के ऊपर रन करता है, और जब ये कंप्लीट इस प्रकार से प्लेट है, इसके ऊपर सॉल्यूट जब रन करेगा, सॉल्वेंट मिक्सचर रन करेगा, तो सॉल्यूट को अपने साथ लेकर के ऊपर तक जाएगा। वही सेम पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली बात यहाँ पर आ गई है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने वाटमैन फिल्टर पेपर लिया, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलिका जेल की बनाई हुई स्लाइड काम में ले रहे हैं। अब हम स्लाइड हम खुद बना रहे हैं, यदि खराब भी हो जाए तो हम दोबारा बना ले, खराब भी हो जाए तो हम दोबारा बना ले। सिलिका क्या है, एक मिट्टी है। अब यदि हम इस प्रकार से देखें कि ये जो स्लाइड है बाजार में हमें प्रिपेयर भी मिलती है, लेकिन स्लाइड एक लगभग 20-22 रुपए की मिलती है, तो हम उसको यूज क्यों करें जब हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें खुद को स्लाइड प्रिपेयर करनी आनी चाहिए, और जब हमें प्रिपेयर स्लाइड यूज करनी है तो उसके लिए तो फॉरेंसिक साइंस वगैरह के अंदर भी ये यूज होता है टेक्निक, तो वहां पर हम प्रिपेयर स्लाइड्स का भी यूज करते हैं। और इसका सबसे मेजर यूज है कि एकदम मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी के अंदर ये रिजल्ट देता है, मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करें, ये एक हमारे पास डेसिकेटर है, जहां पर हमने इसको विजुअलाइजिंग रिएजेंट इसमें रखा हुआ है। जैसे आयोडीन ये रखा हुआ है, यहाँ पे आयोडीन के क्रिस्टल हमने यहाँ रख दिए, तो आयोडीन के क्रिस्टल के ऊपर यहाँ हमने क्या रख दी, जो सोल्यूट अपने डिस्टेंस कर गया है सॉल्वेंट के साथ, उन सिलिका अपने जो प्लेट है उसको इसके अंदर रख दिया है। इसके अंदर रखने के बाद में ये विजुअलाइजिंग रिएजेंट आयोडीन क्या करेगा, उसको कलर शो करेगा। कलर शो करते ही हमें स्पॉट दिखाई दे देगा, और स्पॉट दिखाई देने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास यूवी चैम्बर भी है, जिसके अंदर निर्धारित वेवलेंथ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रीजन में कहाँ पे उसका कौन सा कलर दिखाई देता है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर भी चेक कर सकते हैं। डेवलपिंग कंटेनर प्रिपरेशन, कैसे डेवलप कंटेनर को प्रिपरेस करते हैं, आपको पहले बता दिया था कि किस प्रकार से हमें सॉल्वेंट लेना है। अपने पहले दोनों पोलर लेने हैं, एक बार पोलर लेके देखना है, फिर नॉन पोलर लेके देखना है, फिर उनको 50-50 करना है, फिर 75-25 करना है। उसके बाद में एक रेशियो के ऊपर उसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉल्वेंट का सिस्टम है वो पोलर और नॉन पोलर दो ही प्रकार का होता है। सॉल्वेंट के अंदर या तो पोलर के अंदर डिजोल्व होगा, या फिर वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होगा। अब टीएलसी प्लेट प्रिपरेशन के अंदर भी मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से टीएलसी प्लेट प्रिपरेशन होती है। ये प्रिपरेशन आपको पहले बता दिया था मैंने। ये बेसलाइन है, इस बेसलाइन के ऊपर ये यहाँ कैपिलरी के द्वारा सोल्यूट डिप किया जा रहा है, सोल्यूट डिप किया जा रहा है। फिर हम इसको उठा करके कहाँ रखेंगे, डेवलपिंग चैम्बर में, जहां से सॉल्वेंट इसको रन करेगा, इस सोल्यूट को अपने साथ लेकर के ऊपर तक जाएगा। ये यहाँ डेवलपिंग चैम्बर में रख दिया। डेवलपिंग चैम्बर में रखने के बाद सोल्यूट देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें, ये सोल्यूट देखो, ये रहा, ये सामने दिख रहा है, ये कलरफुल है, ट्रांजिशन मेटल होगा, ये दिखाई दे रहा है। तो हमें विजुअलाइजिंग रिएजेंट की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये विजुअलाइज हो रहा है। विजुअलाइज नहीं होता तो हमें विजुअलाइजिंग रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम लोग जब ये विजुअलाइज इस स्लाइड्स को बाहर निकाल करके बाहर रख लिया, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मेजर कर लेंगे डिस्टेंस। वो तो किसने तय की, सॉल्वेंट ने। सॉल्वेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन सोल्यूट यहाँ रह गया, ये डिस्टेंस अलग होगी। तो डिस्टेंस सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ये आरएफ वैल्यू है। इससे इस कंपाउंड की आरएफ वैल्यू का हमें पता चल गया, और पता चलेगा ये आरएफ वैल्यू है तो ये कंपाउंड ये है। डिटेक्शन ऑफ स्पॉट, ये डिटेक्शन ऑफ स्पॉट आपको मैंने पहले बताया था किस प्रकार से डिटेक्ट हो जाते हैं। एक साथ देख लीजिए 3-3 स्पॉट, इसका मतलब इसमें 3 प्रकार ए बी और सी थे, लेकिन इनके ट्रेवलिंग में अंदर डिस्टेंस है वो इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है। तो ये उसके ऊपर पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी वो पोलैरिटी कितनी है।
तो डिटेक्शन ऑफ स्पॉट, ये बात हमने हो गई। यूज ऑफ RF एज प्रिपरेशन पैरामीटर, अब ये बता दिया RF वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, इसका जो रेशियो है वही उसका RF वैल्यू है। इट मींस रिटार्डेशन फैक्टर है, जिसको हम लोग रिटेंशन फैक्टर भी कह सकते हैं। ये लीजिए, ये आपके सामने एक और मैंने डायग्राम से आपको बताने की कोशिश की है। ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस किसकी है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये सॉल्वेंट की डिस्टेंस है। इसमें मेरे दो कंपाउंड्स रखे हुए थे, ए और बी, तो ए के डिस्टेंस ये है और बी के डिस्टेंस ये है। तो ए के डिस्टेंस यहां तक रह गया, कंपोनेंट ए ये है और ये कंपोनेंट बी है। ये अलग अलग रहने का कारण इनकी पोलैरिटी है। तो यहाँ पर RF की कंपोनेंट ए की जब RF निकालेंगे तो DA/DS, DA कौन सी, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सोल्यूट, एंड DS कौन सी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सोलवेंट। तो ये किसकी RF वैल्यू हो गई, ए कंपाउंड की। इसी प्रकार ये बी कंपाउंड की वैल्यू आप लोग RF वैल्यू निकाल सकते हैं। द RF वैल्यू इज डेसिमल फ्रैक्शन हो सकती है, जनरली ओनली रिपोर्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल तक इसको निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए, ये कंपाउंड नीचे रह गया, क्यों रह गया, क्योंकि ये मोर पोलर था, ज्यादा पोलर था। ये ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि ये लेस पोलर है। तो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। अब ये स्लाइड्स लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर की हुई है, मैं अभी तो आपको जनरली कागज की बता रहा था, लेकिन ये स्लाइड्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर की हुई है। सोल्यूट तो यहां रखा था लेकिन पहुंच यहां गया, और सॉल्वेंट यहां तक पहुंचा हुआ है। तो आप देख लीजिए, वैल्यू इसकी RF वैल्यू जो है वो 1 से कम है। यदि ये यहां तक साथ ही चल रहा होता तो ये सही नहीं है, इसमें वैल्यू 1 के बराबर चल रही है, 1 के बराबर RF वैल्यू कभी नहीं होती। तो वैल्यू हमेशा RF वैल्यू 1 से कम होती है। यही सेम यहाँ दिखा रखा है हमने, सॉल्वेंट यहाँ है और ये सोल्यूट है। ये डेसिकेटर यहाँ पर स्लाइड्स हमें बनाते समय ध्यान रखिए, 1-2 नहीं बनानी चाहिए, 10-12 स्लाइड एक साथ बनानी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल मेड भी परफेक्ट, ज्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन कंपाउंड डन बाई स्क्रैचिंग द स्पॉट यूजिंग स्पेचुला and extract compounds using the suitable solvent. The liquid extract can be determined its content using other methods such as spectroscopy. Problem commonly occur in TLC, और किस प्रकार से इसको सोल्व करें। सबसे पहले तो ये है कि द स्पॉट शेप इज टू ब्रॉड, जो हम स्पॉट लगा रहे हैं वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। डायमीटर सपोज दैट इज ग्रेटर देन 1 to 2 mm, इतना होना चाहिए। और द मोमेंट ऑफ सोल्वेंट शुड बी स्ट्रेट अप, एकदम स्ट्रेट अप होना चाहिए। Unproportionality in stationary phase surface will inhibit the movement of solvent, and streaking formation caused by to concentrate sample. TLC compared to paper chromatography, मैंने बात कर ली थी आपको कि precise and effective और more stable towards various organic solvents। और एक वो टाइम कंज्यूमिंग वाली बात भी हम कह सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है TLC के, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या लाभ है। चीपर है, सबसे बड़ा है चीपर है। जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे यूज कर रहे हैं कि साहब हमें रेडिकल्स निकलवाना है, तो रेडिकल्स निकलवाना तो हम प्लेटिनम दे देंगे क्या, नहीं देते। प्लेटिनम कहाँ है, लैब के अंदर BSc फर्स्ट ईयर में प्लेटिनम नहीं देते, सिल्वर नहीं देते, क्यों साहब ये तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक है जो हर लेबोरेटरी में इजी वे में हो सकती है, चीपर है, सस्ती है, सुंदर है, और प्रैक्टिकल के अंदर है, थ्योरी के अंदर है, और अच्छी यूजफुल है। और मैं आपको ये बताना चाहूं कि जब हम रिसर्च क्राइटेरिया में जाते हैं, जब हम लोग रिसर्च करते हैं, हम यदि कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कोई नया कंपाउंड इजाद करते हैं, बनाते हैं, तो बनाते ही हमें ये पता नहीं चलता कि बना या नहीं बना, रिएक्शन स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो हम लोग बनाने के बाद सीधा UV, IR, मास, NMR में न जाकर पहले TLC देख लें, क्योंकि हमने बना लिया, बनाने के बाद हमने सैंपल को कलेक्ट करके सीधा लखनऊ भेज दिया, या हमने अपने चंडीगढ़ के कोई इंस्टीट्यूट में सेंटर में भेज दिया जहां पर सैंपल की चेकिंग हो रही है। हमने कह दिया साहब इसका NMR, मास, IR और एक्सरे सब कर देना साहब। उन्होंने किया तो वो रिजल्ट तो 0 आया, मतलब ही नहीं, क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हुआ तो सबसे पहले आपके पास टेक्निक TLC पड़ी है भाई, अरे TLC कीजिए, और TLC का जो रिजल्ट है वो 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सीधा कंपाउंड्स बन गया, सोल्यूट उठाया, सॉल्वेंट के अंदर कोई स्लरी बनी हुई स्लाइड्स आपके पास में, एडिट किया, 10 मिनट में रिजल्ट आ गया। यदि स्पॉट सिंगल आ रहा है, यू नो दैट स्पॉट सिंगल आ रहा है,
हमने देखा था मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएजेंट्स मिले हुए हैं, रिएजेंट्स ए बी सी ए बी ए डी हो सकते हैं, बनने वाला कंपाउंड जो है वो सिंगल होगा, बनने वाला कंपाउंड। तो हमने जो जैसे माइनस ए प्लस बी बना करके सी बनाया है, तो सी का एक स्पॉट हमें आना चाहिए। यदि वहां पर हमारे पास 2 या 2 से अधिक स्पॉट आ रहे हैं, इट मींस रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, उस सैंपल को बाहर भेजने की कहीं आवश्यकता नहीं है। पहले आप अपनी टेक्निक को सुधारिए, आप टेक्निक सुधारेंगे, दोबारा जब स्पॉट सिंगल आ जाएगा तो हम उसके IR NMR मास जो भी आपको करना है वो करवाइए। तो रिसर्च क्राइटेरिया के अंदर भी ये जो TLC है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। डेवलपिंग कैन बी मॉनिटर्ड बाय विजुअली, आराम से विजुअली उसको मॉनिटर किया जा सकता है। एबल टू यूज वेरियस केमिकल एज ए डिटेक्टर, इट यूज टू डिटरमाइन द पॉइजन इंटेक इन लिविंग ह्यूमन बीइंग। यदि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो उसको हम लोग इसकी सहायता से डिटेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रैक्टिकल हैंड शुड बी गुड, प्रैक्टिकली हैंड अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चों को हम काम करवाते हैं, अरे गुरुजी मैं तो सॉल्यूशन चिड्यो ही को नहीं, तो इसका मतलब कहाँ है? इसका मतलब स्लैरी आपकी होमोजेनस नहीं है। आपने जो स्लैरी बनाई है, जब आपने ग्लास रोड से स्लैरी बनाई है, तो पार्टिकल साइज अभी भी बड़ी है। आप उसको 5-10 मिनट हिलाइए, स्लैरी को एकदम बिल्कुल मतलब गम जैसा बना दीजिए, उसमें पार्टिकल साइज दिखाई नहीं देना चाहिए। पार्टिकल साइज छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा कर देना चाहिए। यदि आपने वो नहीं किया तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी, सॉल्वेंट रन नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली हैंड आपका गुड होना चाहिए। कीन ऑब्जर्वेशन, कलर दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान से देखिए। जैसे ही आपने विजुअलाइजिंग रिएजेंट्स में डाला, कलर आ गया, बाहर निकालते ही डिसअपीयर हो गया, तो ध्यान रखिए, कीन ऑब्जर्वेशन। नोट सुटेबल फॉर वोलेटाइल गैसेस फेज, ओनली प्रिलिमिनरी मेथड फॉर द एनालिसिस। ये बात आपको मैंने बता दी, प्रारंभिक मेथड है, अंतिम नहीं है। लेकिन यदि ये ओके होता है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, यदि ये ओके नहीं है तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। तो ये फाइनली मेथड नहीं है, ये सिर्फ प्रिलिमिनरी मेथड है। तो ये आपको मैंने बता दिया, इस प्रकार से सॉल्यूट्स बनते हैं। ये कुछ रेफरेंसेज हैं जो मैंने उठाए थे, और सभी का, GCRC मेंबर्स का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यदि कोई क्वेश्चन हो किसी का तो हो सकता है, और मेरी तरफ से ओवर सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजाराम जी। आपने बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में क्रोमेटोग्राफी को जिस तरह से बताया है, मुझे विश्वास है कि केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के साथ साथ ये बॉटनी, जोलॉजी, एनवायरमेंटल एवं अन्य विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगी। BIRC गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये अपना स्लाइड शेयर सर रोक लीजिए, एक बार स्टॉप कर लीजिए। थैंक यू। अब हम अपने सेकंड टेक्निकल सेशन की ओर जा रहे हैं। यहाँ एक सूचना है कि गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में आज एक इम्पोर्टेंट सोलर प्लांट के उद्घाटन के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री भंवर सिंह भाटी जी एवं माननीय ऊर्जा कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर VD कल्ला जी पधार रहे हैं, और इस कारण हम टेक्निकल सेशन 24 को थोड़ा सा रीशेड्यूल कर रहे हैं। हम एक टेक्निकल लेक्चर के स्थान पर आपको एक साइंस फिल्म दिखा रहे हैं जो 8-10 मिनट 7-8 मिनट की है लगभग, और उसके पश्चात हम टेक्निकल सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे। और हमारे 15 दिवसीय प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो हमने आपको जिस तरह से बताई थी, आपके फीडबैक फॉर्म आपके मेल ID पर भिजवा दिए जाएंगे, और वैलिडिटी फंक्शन जो 30 तारीख से पहले होगा, उससे पहले एक
इस वर्कशॉप का एक और पार्ट होगा कैरियर्स आफ्टर केमिस्ट्री। उस पर एक डिस्कशन, कैरियर आफ्टर एमएससी इन केमिस्ट्री, कैरियर आफ्टर एमएससी इन फिजिक्स, कैरियर आफ्टर एमएससी इन जियोलॉजी, कैरियर आफ्टर एमएससी इन बॉटनी। इसमें हमारे अलग अलग पैनलिस्ट आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो आपको अगली सूचना इसके बारे में दे दी जाएगी और फीडबैक फॉर्म आपके ईमेल पर आज आपको दे दिए जाएंगे, और आप अपने ईमेल और ग्रुप को आप अपने चेक करते रहें। और अब हम आपसे ये साइंस मूवी, जो अवॉर्डेड साइंस मूवी है, इसको आपको दिखाते हुए आज के कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं। फिल्म शुरू कर रहे हैं। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष चून। चलो अच्छा हुआ चुनाव खत्म हो गए, कम से कम अब तो यहाँ प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। और मैंने सुना है पहला प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक का ही है। ये अच्छा था, तो पहले प्रैक्टिकल किए थे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, हम तो बीएससी में लैब में जाते थे सोडियम जलाने के लिए। आओ मैं तुम्हें अपनी बीएससी वाली लैब दिखाऊं जहाँ हम काम करते थे। ये देखो लैब, ये तो बहुत गंदी है, इसमें से तो स्मेल भी आ रही है। केमिस्ट्री लैब से तो स्मेल ही आती है। चलो सर से पूछाते हैं स्टाफ रूम में, अगर चाय खत्म कर ली हो तो कौन सा प्रैक्टिकल करना है। नहीं पूछा तो नहीं, कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। कॉपी पेन और एक खुद भी दे दिया है, सॉल्व कर लो। आगे से मैं पे जाऊंगी भी। पहले दिन क्वेश्चन कौन देता है, बता क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक पहला ग्रेड कंप्यूटर डाइजेशन के लिए कितना पानी चाहिए बताओ। 1 ml 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर। इसके लिए तो पहले नॉर्मल को पता करनी होगी ना, किसी को पता नहीं तो चलो सर से पूछ लेते हैं। और उनको कहाँ जा रहे हो तुम? सर के पास, इसलिए आंसर पूछने के लिए। अरे कोई जरूरत नहीं है उनसे पूछने जाने की, मैंने पहले ही आंसर कॉपी करी है। सही है, चलो देखते हैं। क्या आप जानते हैं सामान्य कॉलेज की लैब के सिंक में डाले गए 1 मिलीलीटर एसिड के कंप्लीट यूटिलाइजेशन के लिए कितना पानी चाहिए? 1 मिलीलीटर, 1 लीटर, 100 लीटर या फिर कितना? इस कैलकुलेशन 20,000 लीटर। जी हाँ, लगभग 20,000 लीटर। यह एसिड की नॉर्मलता पर निर्भर करता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब हम डेली 20,000 लीटर से ज्यादा पानी खराब कर देते हैं। तो सोचो देश में कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल्स हैं, उनमें कितनी लैब्स हैं, लैब से निकलने वाले वेस्ट से कितना पानी रोज खराब होता होगा। इसका हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन करना चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके आए हैं। चलो हमें चलते हैं। इस कारण यदि लैब एसिड एक बार देखा जाए तब कितना पानी खराब हो सकता है। यह अलग बात है कि लैब में प्रयोग होने वाला बेस इसे कुछ हद तक आसान करता है, किंतु फिर भी एसिड का प्रयोग अधिक होने से वेस्ट वाटर का पीएच अम्लीय ही रहता है, जो कि भूमिगत जल को प्रभावित करता है। यह तो एक लड़के के प्रयोग की गणना है। सोचिए वर्ष भर में हम कितने प्रयोग करते हैं और कितने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हैं जहाँ यह प्रयोग होते हैं। ऐसे में आप कहाँ पहुँचेगा? हम पर्यावरण संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रैली निकालते हैं, लेकिन अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की लैब से ही जल को अम्लीय, क्षारीय या हानिकारक लवणों द्वारा प्रदूषित करते हैं। इसका निदान क्या हो? एक सुझाव है कि उन्होंने करंटली वाटर यूटिलाइजेशन प्लांट बना दिया है, लेकिन क्या तो महंगा होगा? नहीं सर ने बताया था कि सोलर एक्स्ट्रा लाइन का तो करना चाहिए। यह हमारा लेबोरेटरी वेस्ट वाटर न्यूट्रलाइजेशन प्लांट तैयार हो गया। हमें गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज को इस पर गर्व है कि यह पहला ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज की लैब में लगाया गया है।
रिवर कॉलेज का यह प्लांट नवागंतुक विद्यार्थियों के लिए लर्निंग बाय डूइंग का उदाहरण बन उन्हें सिखा रहा है पानी की रक्षा है विश्व की सुरक्षा।